नमस्ते मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री के चैप्टर 3 पे। और ये चैप्टर क्या है आपका, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस वाले चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि सोचो, अगर आप ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ते हो या जिस बच्चे ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, उनके 4 क्वेश्चन छूटने वाले थे। तो अब ये सवाल के 4 क्वेश्चन है क्या, तो देखो फिक्स नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन हर साल इस चैप्टर से आपको 4 प्रश्न देखने के लिए मिलता है। और इस चैप्टर का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है या अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे ही आपके ये सारे वीडियो डिस्कशन हो जाएंगे, जो भी आपके एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन है या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो जब डिस्कशन हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे डिस्कशन करेंगे हर एक चैप्टर का, और फुल टू फुल डिस्कशन करेंगे। और आपके एग्जाम के लास्ट टाइम में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी आपके मैं बोलूंगा कि जो भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हम लोग उसको भी क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और सबसे बड़ी चीज कि अगर आप नए हो चैनल पे हो और पहली बार अगर आए हो, तो आप जाके शुरू से हमारे सारे वीडियोस को देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा। और सबसे बढ़िया चीज क्या है ना, कि अभी जो हम लोग ले रहे हैं, चाहे आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, जो पढ़े हो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पढ़े हो उसको भी चीजें इंपैक्टफुल लगेगी और उसे क्या लगेगा, समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, यानी कि एमसीक्यू पे बात करेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है, और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी आपके जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, जो सब्जेक्टिव आपके 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रश्न क्या है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है। तो जब हम लोगों ने चैप्टर पे शुरू किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रवाह 3 प्रकार के हैं। एक आपका क्या हो गया, व्यापार, दूसरा आपका क्या हो गया, श्रम, और तीसरा आपका क्या हो गया, पूंजी। ये 3 प्रकार के प्रभाव हमारे अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाया जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस प्रकार का प्रभाव नहीं है। तो देखो ऑप्शंस क्या है, व्यापार, श्रम, पूंजी और उद्योग। तो इसमें उद्योग क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेशम मार्ग। क्या बोलेंगे, रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ है। और इसका कहीं ना कहीं बहुत सारा आपको उदाहरण देखने के लिए मिलेगा, जैसे सत्तूगोई हो गया, नूडल्स हो गया, है ना, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गया, भारत से ले जाने वाले जो भी मसाले हैं वो हो गया, और वहाँ से आने वाले जो भी आपके वस्तु हो गए, चाहे मुद्रा का बात करो या अन्य सारे ऐसे वस्तुओं का था। लेकिन और ये सवाल होगा कि क्या सर केवल और केवल अगर आप बात करो रेशम मार्ग तक का, तो केवल और केवल क्या स्थल मार्ग से ही, माने स्थल से ही जाना पड़ता था? नहीं, रेशम मार्ग कहीं से भी हो सकता था, चाहे वो जल के माध्यम से हो, चाहे वो थल के माध्यम से हो, चाहे वो वायु के माध्यम से हो। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जिस मार्ग का सबसे ज्यादा उपयोग बताया गया है, वो आपका क्या है, रेशम मार्ग का उपयोग बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही है। कभी कभी देखिए ये क्वेश्चन घुमाता है, रेशम मार्ग को आपके एग्जामिनर सिल्क मार्ग के भी रूप में लिख सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया है कि सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा था एशिया और किसको जोड़ता है, यूरोप को जोड़ता है, देखा था अभी हम लोगों ने एशिया और यूरोप को। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा कि जो सिल्क मार्ग है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशम मार्ग, उसको वो क्या करता है, एशिया और यूरोप को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका कि भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन कौन सी थी। ऑप्शंस क्या, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, फ्रांसीसी और डच, डच और अंग्रेज, और दूसरा क्या है, पुर्तगाली और डच। तो अगर भारत में आने वाली 2 यूरोपीय जातियों का बात करें, तो सबसे पहले आपको पता होगा कोलंबस आया। कोलंबस क्या था, पुर्तगाली था, और उसके बाद फिर डच आया। यानी कि पुर्तगाली और डच इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। क्या होगा, पुर्तगाली और डच। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में,
5 नंबर क्या है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था, यानी कि इंग्लैंड जो है वो कपास कहां से मंगाने का ट्राई करता था, वो भारत से सबसे ज्यादा कपास मंगाता था। कारण क्योंकि भारत की जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो भारत में जो भौगोलिक दशा है और अमेरिका की जो भौगोलिक दशा है वो लगभग सिमिलर है, तो इसीलिए अमेरिका के लोग जो भारत से कपास मंगाना ज्यादा समझते थे, क्योंकि यहाँ पे कपास का उत्पादन अच्छी मात्रा से होता था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न एक सोतोघोई का आता है। सोतोघोई वाला तो क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि नूडल्स किस मूल का था, यानी कि नूडल्स जो है कहां से अन्य सारे देशों में आके फैला। तो नूडल्स जो है माय डियर फ्रेंड ये कहां का था, चीन का था, और चीन के बाद देखोगे तो आज विश्व के समस्त देशों पे आपका आदान प्रदान आपका चल रहा है। तो क्या होगा, चीन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न क्या है, देख सकते हो आपका, यूरोपीय लोगों के कारण अमेरिका में कौन सी बीमारी फैली जो वहां के स्थानीय निवेशकों स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुआ। तो ऐसा कौन सा बीमारी था जो अमेरिका के लोगों के पास जब पहुंचा ना तो वहां के जो भी निवासी हैं उनके लिए एकदम जानलेवा साबित हुआ। तो ये क्या था आपका, चेचक। कारण समझिएगा कि आपको पता होगा कि चेचक बीमारी होता है, मतलब उसको छुआछूत का बीमारी बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति को होगा तो दूसरे व्यक्ति को होगा। तो आपको ये भी पता है कि जब अमेरिका के जो भी आपकी जो घनी संपदा है, जो धन संपदा है, उसको देखकर लोग जो है अमेरिका की ओर पलायन करने लगे, और इसी दौरान अमेरिका को उपनिवेश बनाने का भी बात आना शुरू हुआ। तो जिन सारे देशों ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना चाहा, तो उन्हीं के जरिए जो है चेचक अमेरिका पहुंच गए। क्योंकि अमेरिका उस बीमारी से और इन सारे संक्रमण बीमारियों से अछूता था, क्योंकि पहले से दूर दराज एक इलाका में पड़ा हुआ था। लेकिन जब रास्ते की खोज हुई, लोगों की आवाजाही बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं चेचक बीमारी उसी आवाजाही से अमेरिकी लोगों के पास पहुंचा। अब जब चेचक बीमारी उनके पास पहुंचा, चूंकि उनके पास इसका इलाज नहीं था, तो लोग मारे जाने लगे, और इसी कारण से अमेरिका में आप देखोगे तो अमेरिका पे उपनिवेश बनने का एक सबसे असरदार साबित क्या था, आपका चेचक था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिकी लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। सबसे ज्यादा विनाशकारी जो सिद्ध होने वाला जो बीमारी था अमेरिका के लिए वो क्या था, चेचक। देखो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने ज्यादा आपको करवाए हैं। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, क्वेश्चन ये आएगा कि 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। तो एक प्लेग नाम की बीमारी नहीं थी, प्लेग तरह की बीमारी था, पशुओं में फैलने वाली प्लेग की तरह की बीमारी था, जिसे रिंडरपेस्ट कहा गया, और इसने अफ्रीका के 90% जानवरों को मौत के नींद सुला दिया था। सोचो कितना घातक है। कारण समझेगा घातक होने का कारण, क्योंकि उस समय अफ्रीका के जो लोग थे, जो अफ्रीका में बीमारी फैला था, तो अफ्रीका के लोगों के पास मुख्य उस समय जो काम लोग करते थे, या तो पशु चराने का काम करते थे या खेती बाड़ी का काम करते थे, और 90% जो लोग होते थे, माने पूरे देश का, अफ्रीकी देश का, वो लोग ज़्यादातर पशुपालन का काम करते थे। तो जब ये बीमारी आया और वहाँ के तमाम सारे पशु मारे जाने लगे, तो उससे उनकी आजीविका संकट में आ गई, और वहां से लोगों को इंपोर्ट किया गया उसके बाद श्रम बाजार में, जहां से लोग काम करने में ज्यादा उतारू होने लगे, क्योंकि पहले लोग काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि बाप दादा का बहुत ज्यादा संपत्ति था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, रिंडरपेस्ट क्या है। तो रिंडरपेस्ट पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी है। तो क्या होगा, पशु रोग होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्या है, आलू अकाल किस देश में हुआ था। आलू अकाल किस देश में हुआ था, आयरलैंड में हुआ था। आपको याद रखना है आलू अकाल कहां पे हुआ था, आयरलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 12 है, किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कर लॉ पारित किया था। तो वो क्या आपका क्या होगा आपका 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने क्या किया था, आपके अमेरिका किसका मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दिया था। तो आपका क्या होगा, ब्रिटेन आपका आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि कर लॉ द्वारा ब्रिटेन ने क्या है आपका, कर लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया। यानी कि किस, ये जो कर लॉ का जो कानून आया था ना,
उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया, कौन से अनाज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी हम लोगों ने देखा था मक्का पे कर लगा था, तो मक्का इसका आंसर होगा। देखो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है, तो मैं इसलिए दोनों करवा रहा हूं ताकि आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कर लो सभी आपके आते हैं, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए। अगला प्रश्न आएगा, प्रश्न देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 2019 का जो 2000 मैं बोल सकता हूँ 22 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो अमेरिका में देखो गाड़ी निर्माता के लिए अगर असेंबली लाइन का बात करेंगे तो ये हेनरी फोर्ड के द्वारा किया गया था, लेकिन अमेरिका में सबसे पहले असेंबली लाइन का जो प्रयोग है वो एक मीट के दुकान पे किया गया था, जहाँ पे जो भी जानवर उसको एक साइड में डाल दिया जाता था और सेकंड साइड में उनका पीस करके बैग में पैक करके वह मिलता था। तो ये बात हेनरी फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे उनको बड़ा पसंद आया, और मालिक को जब पसंद आया उसके बाद उन्होंने यही वाला सिस्टम जो है वो कहाँ पे अपनी कार निर्माता फैक्ट्री में किया, जिसका परिणाम भी देखने के लिए मिला और दुष्परिणाम भी देखने के लिए मिला। वो हम लोग चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे, जिसको अभी हम लोगों ने रोक के रखा हुआ है। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुआ था। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में, कब का घटना है, 1929 में हुआ और 1930 के दशक तक चला था। तो 1929 क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देशों में हुआ था, किस देश में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुआ था। तो अमेरिका में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। तो अमेरिका ने जो भी अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, और इसके लिए कई संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिसमें 2 मुख्य संस्था है जिसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप ये बताइए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई और कब तक चला। तो आपको पता होगा 1914 से लेके 1919 तक जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था। आपको ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि देखिए जो युद्ध हुआ, चाहे प्रथम युद्ध का बात करो या दूसरे विश्व युद्ध का बात करो, तो 2 गुटों के बीच में हुआ था। एक तो आपका था मित्र राष्ट्र और दूसरा क्या था आपका धुरी राष्ट्र। मित्र शक्ति भी बोला गया, धुरी शक्ति भी बोला गया, या बहुत जगह पश्चिमी देश और आपका पूर्वी देश में बांटा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि निम्नांकित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है, कौन कौन से देश को मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस याद रखना है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। क्या रखना है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को क्या माना गया, मित्र राष्ट्र के रूप में माना गया। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि धुरी शक्तियां समझा जाता है, यानी कि धुरी राष्ट्र किन देशों को माना जाता है। तो इसको बोलेंगे जर्मनी, जापान और क्या होगा, इटली। जर्मनी, जापान और इटली। तो देखोगे ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा। देखो कहीं कहीं नात्सी भी लिखता है, क्योंकि जर्मनी के लोग नात्सी विचारधारा के थे, और कहीं कहीं केवल जर्मनी लिखेगा, लेकिन आंसर वही होगा। तो क्या होगा, जर्मनी, जापान और इटली इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 20 क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो देखिए पहला विश्व युद्ध हम लोगों ने देखा था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, लेकिन दूसरा जो विश्व युद्ध है वो 1939 कब का घटना है, 1939 से लेके 1945 में हुआ। और अंत कब हुआ था माय डियर फ्रेंड, नागासाकी में जब बम गिराया गया था उसके बाद। नागासाकी है कहाँ, तो जापान में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता के लिए, क्योंकि जब आर्थिक महामंदी आया 1929 की, जब 1929 से लेकर 1930 के बीच में जब आर्थिक महामंदी चला दशक के बीच में, तो उसी अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका के किस स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था। तो ये ब्रिटेन वुड्स नामक एक शहर था जहां पे एक सम्मेलन किया गया, और यहीं से ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं का निर्माण हुआ, जिसमें 2 संस्था था। एक का नाम था आपका विश्व बैंक। क्या नाम था आपका, विश्व बैंक, यानी कि बैंक में लिख देता हूं विश्व बैंक। और एक का नाम था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF जिसको बोलेंगे। इसका दोनों का काम क्या था, इसका काम था कि युद्धोत्तर, यानी कि युद्ध की स्थिति में और युद्ध करने के बाद देशों को संभालना, उनको पैसे देना और उनकी स्थिति को सुदृढ़ करना। और ये जो स्थिति था कि युद्ध की स्थिति के दौरान और युद्ध के बाद, यानी कि युद्धोत्तर स्थिति के दौरान, तो इस पे ज़्यादातर जो भी आपके औद्योगिक देश है, जो भी विकसित औद्योगिक देश है, उनको ज़्यादा लाभ मिला था। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आएगा, देखिए यहाँ पे भी आएगा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था। तो 1944 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। आपको याद रखना है। कारण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता को लाने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था।
अगला प्रश्न ये भी आएगा, बताइए बुडापेस्ट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तभी देखा था 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। अब प्रश्न यहां से आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या आएगा देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 में किस सम्मेलन में द्वारा किया गया था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा जो है आपका IMF, जिसका फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड इसको कहा गया, जिसका स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। कारण क्या था? तो युद्ध के दौरान आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बात करें। और इसी के समय क्या विश्व बैंक का भी स्थापना किया गया? आपको यह भी याद रखना है। अब अगला एक प्रश्न ये भी पूछेगा आपसे 24 नंबर का कि किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है? तो देखिए दो संस्थाओं का जब दो संस्थाओं का निर्माण एक साथ हुआ तो उन्हें क्या कहा गया? ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान। और वो क्या था? मैंने बार बार बोला, एक क्या था? विश्व बैंक, और दूसरा क्या था? IMF यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और आपका क्या था? विश्व बैंक जो था। ये दोनों है आपका ब्रिटेन वुड्स जो 1944 में हुआ था उस सम्मेलन की जुड़वा संतानें हैं। अगला प्रश्न पूछेगा कि ब्रिटेन वुड्स क्या थी, इसका क्या काम था? तो युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का ठीक करना या उसमें स्थिरता लाना, ये इसका मुख्य कारण था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का ज्यादा लाभ किन देशों को मिला? तो जो भी आपके विकसित जो औद्योगिक देश है ना आपको उनको मिला। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आएगा कि केवल और केवल क्या ये जो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था है उसमें केवल औद्योगिक विकसित देशों का, विकसित औद्योगिक देशों का लाभ हुआ? तो जो लोग विकासशील हैं, जो विकास कर रहे थे, उनको किस प्रकार का लाभ था? तो अगर लाभ तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो उसका बात नहीं है, तो जब उनको लाभ नहीं हुआ तो उनकी भी ऐसी स्थिति होगी युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद। तो उस समय उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने उसके लिए एक प्रतिक्रिया, जिसे ब्रिटेन वुड्स की प्रतिक्रिया कहा गया या उसका विरोधी कहा गया, तो उन्होंने क्या किया? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आएगा कि ब्रिटेन वुड्स संस्था से अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया में विकासशील देशों ने किस आर्थिक समूह का गठन किया था? यानी कि जब विकासशील देश है, जब उनको ब्रिटेन वुड्स के द्वारा, यानी कि जो विश्व बैंक है और जो भी आर्थिक मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उनके द्वारा जब फायदा नहीं मिला तो जो विकासशील देश है उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसे ब्रिटेन वुड्स की प्रतिक्रिया के रूप से जानते हैं, जिसको क्या कहा गया? समूह 77, या आपको बोलेंगे G77 भी इसे क्या कहा गया। बात करें, पूछेगा ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा या प्रतिक्रिया किसे कहा जाता है? तो G77 बोलोगे या आप क्या बोलोगे? समूह 77, जिसे G7 मतलब ग्रुप 77, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। धन निकासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको सीधा मारना है दादा भाई नौरोजी। ट्रिक क्या रखिएगा? दादाजी के पास बहुत संपत्ति। क्या रखना है? दादाजी के पास बहुत संपत्ति है। ट्रिक रखिएगा। तो धन निकासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। आपको रखना है कि गलती से भारत का खोज करने के लिए आया था ना, तो गलती से वो अमेरिका पहुंच गया था। ठीक है, आपका रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कार उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया था? मैंने देखो क्वेश्चंस को थोड़ा नीचे डाला और चेंज करके डाला, कारण मुझे याद रखना है कि आपको कितने याद हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? असेंबली लाइन। बहुत जगह ए से शुरू होता है वर्ड और कहीं कहीं अ से शुरू होता है, तो दोनों सेम ही चीज है। असेंबली लाइन की शुरुआत क्या गया? अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना, असेंबली लाइन क्या है? तो जब सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे ना, तब हम लोग इसका डिस्कशन फुल टू फुल कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि हेनरी फोर्ड कौन था? तो ये कार निर्माता कंपनी था हेनरी फोर्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? तो मानव अधिकार जो दिवस है आपका वो मनाया जाता है आपको दिसंबर में। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला 33 नंबर का प्रश्न है आपका कि महामंदी की समय अवधि बताना है। तो मैंने अभी बताया था 1929 से लेकर 1930 का दशक का जो समय है वो आर्थिक महामंदी का समय था। अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न आएगा जो पहले भी बताया था। प्रश्न है G77 से आप क्या समझते हो? उसका क्या है? तो क्या संपन्न देशों का समूह, अफ्रीकी देशों का समूह, एशियाई देशों का समूह या विकासशील देशों का समूह? तो क्या होगा आपका? विकासशील देशों का समूह क्या आपका? G77 है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन मैंने फिर से एक बार रिपीट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका आंसर खुद बताओगे। प्रश्न क्या है? भारत आने वाली पहली 2 यूरोपीय जाति कौन सी थी? ऑप्शंस क्या है? डच अंग्रेज, पुर्तगाल डच, फ्रांसीसी अंग्रेज और फ्रांसीसी और डच।
आप क्या करें, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करें बता दीजिएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न पे, 37 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो। 1890 के दशक में अफ्रीका में मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैली? तो ये आपका रिंडरपेस्ट पेस्ट का बीमारी था जो बहुत तेजी से फैला। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अब क्वेश्चन ये भी आएगा, बताइए कि कितने दशक में मवेशियों में बीमारी फैला था? तो 1890 के दशक में कौन सा था? तो रिंडरपेस्ट पेस्ट था, आपका रखना है। बात करें 37 नंबर प्रश्न में, तो प्रश्न क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बन पाया? यानी कि कौन जो है आपका वो आपको जो उपनिवेश को सहायक नहीं बना पाया। देखिए सहायक बनाने में, जैसे अफ्रीका में प्लेग की तरह फैलने वाली रिंडरपेस्ट बीमारी वहाँ पे उपनिवेश बनाने में कारगर किया। आपका चेचक जैसा बीमारी जो अमेरिका में किया। आलू जो था वो कहीं ना कहीं आयरलैंड में क्या था, एक अहम भूमिका निभाया। लेकिन अगर आप देखोगे जो गन पाउडर ना, गन पाउडर ये कहीं भी सहायक नहीं हुआ किसका, औपनिवेशक बनने का। तो ऑप्शन नंबर देखिए, मैं थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक के बाद मैंने सीधा 3 लिख दिया। तो आंसर आपको 3 ही ऑप्शन होगा, आपको इस तरह लिखना है, लेकिन आंसर क्या होगा, गन पाउडर। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, मतलब गन पाउडर आपका सही होगा। अगला आपका 38 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त था? तो एक अधिकार था जिसे क्या कहा गया, वीटो का पावर कहा गया। और ये 5 देशों में सबसे पावरफुल जो देश है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल वीटो है, वो किसके पास है, अमेरिका के पास है। आपको याद रखना है। वीटो क्या है, एक विशेष शासनिक अधिकार है। अगर मान लो कि कोई, जैसे आप कोई बिल पार करना चाहते हो और मान लो कि जो भी सदस्य देश हो सभी चाहते हैं कि पास हो जाए, लेकिन वीटो जिसके पास है अगर वो नहीं चाहेगा तो फिर बिल पास नहीं होगा, चाहे आपके पास बहुमत क्यों ना हो, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है आपका, जो अंतिम प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था? यानी कि कौन सा ऐसा देश जो सबसे ज्यादा वीटो कर सकता है? ऑप्शन क्या है, भारत, श्रीलंका, अमेरिका और जापान। तो ये वीटो का पावर केवल अमेरिका के पास है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। आपको ये चीज याद रखना है। तो जो 39 प्रश्न था ना माय डियर फ्रेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मैंने आपको करवा दिया। थोड़ा आपका काम इसको याद करना और चीज़ों को सही ढंग से सीख लेना, क्योंकि देखो यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बहुत ज़्यादा ही आपको प्रश्न बनता है। तो चैनल पर नहीं हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस करें। अभी 2 दिन से वीडियो नहीं बन पाया था, शादी था, और 1-2 दिन फिर वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि और एक गाँव में एक मेरी सिस्टर है, उनका शादी है, तो इसीलिए वीडियो में बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बगल में साउंड बज रहा है। अभी साउंड नहीं बज रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो ले पा रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अभी आपको पता होगा कि आपका एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया, तो उसका भी वीडियो बन गया, तो आप जाके जरूर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।